निकाला जाए। हम जानीपुर नहीं अब रह सकते, हम रूपनगर में नहीं रह सकते, हम जिसे कहते हैं तालाब तिल्लो में अपने निवास स्थान में नहीं रह सकते। डैंग साहब, निहायत ही अफसोस की बात है। ये बड़ी डिसमिल पिक्चर है विद रिगार्ड टू द लीडरशिप ऑफ जम्मू, जिसको हमने वोट दिए, हमने 25 एमएलए भेजे। अब ये सरकारी निवास स्थान से इनको निकालने के लिए जनहित याचिका करनी पड़ रही है। हमें लोक प्रहारी जो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी का चीफ मिनिस्टर के लिए कोई कानून बनाया गया था कि वो ऑफिस डिमिट करने के बाद भी कंटिन्यू करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में चलती नहीं सुप्रीम कोर्ट। स्टोरी है, और मैं कई बार मैंने आपको ये भी तलकीन की है कि आप अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ भी स्टोरी कर रहे हैं तो उसका वर्शन लेना भी ज़रूरी है। ये एथिक्स हैं जर्नलिज्म के। लेकिन अब देखिए, बात ऐसे है, कुछ लोग यहाँ पे सरकार का प्रचार करते हैं, तो जब वो सरकार को इतना अच्छा पेश करते हैं तो सरकार भी उनको जो है ना इन रेसिप्रोकेट करती है। तो सरकार के पास तो बड़े फ्लैट्स होते हैं, बड़े प्लाट्स होते हैं, और भी बड़े आपको मैं क्या बताऊं, बड़ा कुछ होता देने के लिए, जिसको हम स्टेट लार्जेस्ट कहते हैं। जी जी। ठीक है, ये फैसला आपने करना है कि आपने फाका कशी सिलेक्ट करनी है या आपने चोली चुकी करनी है, ये फैसला आपने करना है। लेकिन जो जर्नलिस्ट जिनको ये नज़रें अनायत होती है, तो वो थोड़ा सा फिर सरकार का ध्यान उनको रखना पड़ता है। बिल्कुल। ये देखिए ना, ये क्यूड प्रो को है। ऐसे मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी टाइट है, मुझे ज़्यादा नहीं आती अंग्रेज़ी, मैं गांव से आया हुआ हूँ, कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, इसे कहते हैं क्यूड प्रो को, कि भाई आप मेरी पीठ खारिज करो, मैं आपकी पीठ पे खारिज करूँगा। तो इसलिए वो लोग, उन लोगों से आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में सवाल पूछना पड़ता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद आयंगा। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत धन्यवाद। शकील सर, अभी हमें जो सोर्सेज के हवाले से जो हमारे तक खबर पहुंची है कि जिन 48 सियासी लोगों के जो सरकारी बंगलोज पे वो काबिज थे, स्टेट विभाग ने उनको अब परमानेंट वहाँ पे रहने का ठिकाना दे दिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? डैंग साहब, आपको सूचना मुझे लगता है सही मिली है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका चल रही है, प्रोफेसर एस.के. भल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। ये याचिका 2020 में दायर की गई थी जी। जिसमें यही गुहार लगाई गई थी कि ये जो गैर कानूनी तौर के ऊपर हमारे एक्स मिनिस्टर्स और लेजिस्लेटर्स जो ओवरस्टे कर रहे हैं मिनिस्ट्रियल बंगलों में, ए टाइप की कोठियों में, फ्लैट्स में, उनको बेदखल किया जाए। और उसी याचिका में अभी कोई 2-3 महीने पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर साहब की एक खंडपीठ ने ये कहा था कि ये बताइए जम्मू कश्मीर सरकार को कि आपने किस खाते में ये जो 48 लोग हैं, 48, 23 जम्मू में और 25 के करीब श्रीनगर में, इनको किस खाते में आपने कंटिन्यू किया है। और डैंग साहब, ये भी आपको मैं बता दूं, इससे पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने सुओ मोटो एक PIL को दर्ज किया, कोर्ट ऑफ इट्स ओन मोशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और फरवरी 2021 में जो हमारे जस्टिस मागरे और जस्टिस विनोद चैटर्जी कोल जी की जो खंडपीठ थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और एस्टेट सेक्रेटरी और डायरेक्टर एस्टेट्स को कहा था कि तमाम ये जितने भी गैर कानूनी तौर के ऊपर ये जो एक्स लेजिस्लेटर्स हैं, इनको बेदखल किया जाए। वो एक कंक्लूडेड जजमेंट है, ये मैं आपको बता दूँ। उसकी कोई जम्मू कश्मीर सरकार ने या स्टेट्स विभाग ने कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं दायर की, वो फैसला पक्का हो चुका है। अब देखिए, एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है। वो एक तरफ से कश्मीर बेंच की कंक्लूडेड जजमेंट कि भाई इन सब को बाहर निकालो, ये अनऑथोराइज्डली गवर्नमेंट अकोमोडेशन में कंटिन्यू कर रहे हैं, और इनसे एरियर्स जो हैं बिजली के, पानी के, वो भी इनसे वापस लीजिए। और दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू विंग में जिस याचिका का मैंने अभी जिक्र किया, उसमें एक स्टेटस रिपोर्ट अभी फाइल की है
उन्होंने कहा है कि जो एस्टेट्स विभाग के जो रेगुलेशंस हैं, उसमें एक रेगुलेशन है जिसमें 5% एक डिस्क्रिशनरी कोटा है एक्स लेजिस्लेटर्स के लिए। तो उस पावर को जम्मू कश्मीर सरकार ने एक्सरसाइज करते हुए ये जो लोग हैं 48, 23 जम्मू में, 25 कश्मीर में, तो हमने उनको अलॉटमेंट कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे कविंदर गुप्ता जी, हमारे बाली भगत जी, हमारे चंदन मोहन गुप्ता जी एक्स मेयर, नीलम लंगे जी, दलीप सिंह परिहार जी, शमशेर सिंह मनाज जी, अब ये परमानेंटली इन निवास स्थानों में बैठेंगे। इसका मतलब यही हो गया कि अब ये सरकारी बंगले नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह जो हमारे कश्मीर में साथी हैं, और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जो सूची है ये 48 लोगों की, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी जिक्र है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास जम्मू में गांधीनगर में निवास स्थान है, ठीक है। और सूत्र ये भी कहते हैं कि ज्येष्ठा माता का टेम्पल है श्रीनगर में, तो मैंने सुना वहाँ पे भी उनको कोई निवास स्थान दिया गया है। इट इज़ सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन। लेकिन इसमें हमारे एमिनेंट जूरिस्ट मुजफ्फर हुसैन बेग साहब का भी मकान है। बेग साहब का श्रीनगर में तो है, लेकिन जम्मू में उनको अलॉटेड है एकोमोडेशन। इसी तरह विक्रम रंधावा जी हमारे फॉर्मर एमएलसी, उनको श्रीनगर जवाहर नगर में एकोमोडेशन है। तो मैं डैंग साहब आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि एस्टेट्स के रेगुलेशन में ये लिखा हुआ है कि उस शख्स को अलॉटमेंट नहीं की जाएगी जिसका अपने स्पाउस मींस के या अपने किसी फैमिली मेम्बर की भी अगर एकोमोडेशन होगी। तो मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। एक तो पहले ये कंटेम्प्ट है जो श्रीनगर में कंक्लूडेड जजमेंट है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमें फेज मैनर में हमने 200 के करीब लोगों को बेदखल किया और इनको भी हम अगली फेज में बेदखल करने वाले थे, लेकिन अब मुकम्मल यू टर्न लिया हमारी एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि लाडले लोग हैं ये अपने, ये कश्मीरी में कहते हैं पन नफर, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ से मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसके साथ ही एक एक्सेल्शियर लेन है जहाँ पे हमारे कविंदर गुप्ता जी, हमारे जम्मू के भारी भूकंप नेता, उनका अपना निवास स्थान है। जब उनका जम्मू में अपना निवास स्थान है तो मैं एलजी साहब को ये बताना चाहता हूँ, ज़रा एस्टेट्स रेगुलेशन ज़रा लॉ डिपार्टमेंट को कहिए, ज़रा पढ़े हैं उन्होंने। तो जब आपने इनको अलॉटमेंट्स किया, आपने ये चेक किया कि क्या चंदन मोहन गुप्ता जी जो हमारे फार्मर मेयर हैं, उनका कोई जम्मू में निवास स्थान है या उनकी धर्मपत्नी का? तो लगता यही है। मैं बार बार डैंग साहब ये चीज़ कहता हूँ, लोग मुझसे नाराज़ होते हैं। मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर में 2 कानून हैं, एक तो आम आदमी के लिए और एक जो इन्फ्लुएंशियल है, वीवीआईपी है, जो कानून से ऊपर है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसी इंतज़ामिया ने अगर 286 लोगों को बेदखल किया तो क्या वो उनके साथ क्यों स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया गया? आप मुझे बताइए। आपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी को बेदखल किया, आपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को बेदखल किया, आपने चौधरी लाल सिंह, हर्षदेव सिंह, अब्दुल रहीम राठौर, कितने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, आपने उनसे खाली करवा लिए। उन्होंने वो कहते रहे कि हम प्रोटेक्टेड पर्सन्स हैं, जेड सिक्योरिटी है, डबल जेड है। चौधरी लाल सिंह के ऊपर कितने हमले हुए हैं, वो बार बार कहते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में भी गुहार लगाई और जम्मू कश्मीर सरकार ने बहुत ही स्ट्रांगली रेजिस्ट की चौधरी लाल सिंह की पिटीशन, कहा नहीं ये गैर कानूनी तौर पे बैठे हैं। तो ये जो हमारे अपने लाडले बच्चे हैं, ये जो जम्मू में 23 और कश्मीर में 25, ये कौन सी कैटेगरी है, ये मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ। एक तरफ से आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना है, तो डैंग साहब मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कि ये जो हमारे जम्मू में जो अनरेस्ट अभी चल रही है, तो मैं सोचता था कि ये जो जम्मू के नेता हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए, ये क्यों नहीं जम्मू के हित की बात कर रहे हैं, ये जम्मू की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। तो जब आप सरकारी निवास स्थानों में परमानेंट अलॉटमेंट करा लेंगे, वहाँ आप बिजली का किराया नहीं देंगे,
पानी मुफ्त है, वहाँ पे एस्टेट्स विभाग का वो स्टाफ भी मौजूद है जो आपकी चाकरी करेगा। जो आपकी चाकरी करेगा। फिर आप क्यों सरोड टोल प्लाजा के लिए तरद्दत करेंगे? स्मार्ट मीटर्स की आपको फिर स्मार्ट मीटर अच्छा नजर आएगा, आप कहेंगे ये बिल्कुल देखिए खूबसूरत है, स्मार्ट है, ठीक है, लेकिन खून तो आम आदमी का नुचड़ा जा रहा है। तो इसलिए मैं डैंग साहब जम्मू की जनता को मैं अवगत करना चाहता था कि भाई अब कविंदर गुप्ता जी गांधीनगर परमानेंटली रहेंगे सरकारी कोठी में, जो कि मिनिस्ट्रियल बंगलो है, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब भी आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को डिमिट करते हैं, आप एक आम साधारण व्यक्ति बन जाते हैं, ठीक है। जिस तरह बाकी 200 पॉलिटिशियन हो गए ना साधारण व्यक्ति, जिस तरह महबूबा मुफ्ती जी साधारण व्यक्ति हो गई, जिस तरह बाकी पॉलिटिशियंस हैं, चौधरी लाल सिंह, हर्षदेव सिंह, उमर अब्दुल्ला साहब, तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, ये साधारण व्यक्ति जो हैं 23, ये क्यों नहीं हो रहे साधारण व्यक्ति? और यही एक कारण है जो मैं जम्मू की जनता को अवगत करवाना चाहता हूं कि ये इसीलिए जम्मू की आवाज़ नहीं बुलंद कर पा रहे। क्यों? क्योंकि निकाला जाए, हम जानीपुर नहीं अब रह सकते, हम रूपनगर में नहीं रह सकते, हम जिसे कहते हैं तालाब तिल्लो में अपने निवास स्थान में नहीं रह सकते। डैंग साहब, निहायत ही अफसोस की बात है, ये बड़ी डिसमिल पिक्चर है विद रिगार्ड टू द लीडरशिप ऑफ जम्मू, जिसको हमने वोट दिए, हमने 25 एमएलए भेजे, अब ये सरकारी निवास स्थान से इनको निकालने के लिए जनहित याचिका करनी पड़ रही है। हमें लोक प्रहारी जो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी का चीफ मिनिस्टर के लिए कोई कानून बनाया गया था कि वो ऑफिस डिमिट करने के बाद भी कंटिन्यू करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में चलती नहीं सुप्रीम कोर्ट। हम गुहार लगा रहे हैं, प्रोफेसर बल्ला गुहार लगा रहा है साल 2020 से इंसाफ के मंदिर में कि जनाब इंसाफ कीजिए। मेरी यही सबमिशन थी आपसे। आपने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किया आज कि जम्मू की जनता को, सिर्फ जम्मू नहीं, जम्मू कश्मीर और पूरे देश को ये पता चलना चाहिए कि भाई जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं जो सरकारी मकान आफ्टर डिमिटिंग देयर पोजीशंस वो नहीं छोड़ना चाहते। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊं डैंग साहब, अगर इन लोगों को वो जो थ्रेट असेसमेंट कमेटी ने कहा है कि कविंदर जी की खतरा है, बाली भगत जी को खतरा है जान का, जम्मू में आपने देखा ना कितने हमले हुए इनके ऊपर। चौधरी लाल सिंह तो बेचारा डेट वाइज बताता है कि मेरे ऊपर इतने हमले हुए हैं, ये भी तो बताए ना कि जम्मू में इनके ऊपर कितने हमले हुए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ वो जो कमेटी बैठती है ना थ्रेट को असेस करने के लिए, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, पी कैटेगरी, अगर उन्होंने कहा भी है कि इनको खतरा है तो जनाब इनकी कोठियों पे लगा दीजिए आप सिपाही, बंदूकें दे के इनको दे दीजिए सीआरपीएफ। अब इनको जम्मू कश्मीर पुलिस भी नहीं चंगी लगती, इनको आईटीबीपी दीजिए, हुकूमत है ना इनकी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, लोगों को कैसे फेस करना आपने, अल्टीमेटली लोगों के बीच जाना है ना। 2 साल अभी तो चुनाव नहीं होंगे वैसे भी, क्योंकि जो माहौल बना हुआ है ना इस वक्त, इस टाइम माहौल साजगार नहीं है। वो पता कब बनेगा साजगार? जब हमारे 50 के नंबर पार होंगे, फिर इलेक्शन होगी, फिर इलेक्शन होगी ना। जब लगेगा कि 50 पार जाएंगे, जब लगेगा 50, आपको क्या लगता है? ये लोगों को समझ नहीं आ रहा? लोगों को सब समझ आ रहा है। आपने डेमोक्रेसी के ऊपर स्टे लगाया हुआ है इस वक्त, लगाइए, कोई बात नहीं, लगा सकते हैं भाई, पावर है, ताकत है। इस मुद्दे के साथ मैं एक बात आपसे और जोड़ना चाहूँगा इसके साथ में, एक जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, हमारे निवास जो हैं वो अलॉट्स किए जा रहे हैं, बिना किसी थ्रेट प्रोटेक्शन के जो है उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। कैसे वो लोग जो हैं, सरकार अगर कोई इस तरह का फैसला लाती है जो आम जनता के हित में नहीं है, कैसे वो अपोज करेंगे उन फैसलों का? देखिए डैंग साहब, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये आप समझ लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ मीडिया कर्मी हैं जिनके ऊपर निगाह करम है, मैं इसे कहूँगा निगाह करम है, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे भी हैं हमारे साथी। देखिए बात ऐसे है, एक होता है मीडिया,
एक होता है गोदी मीडिया। आपको पता है ना गोदी मीडिया, वो रवीश कुमार जी रोज़ कहते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी में बड़ी ताकत है। बिल्कुल है। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, देखिए डैंग साहब, आप भी एक रामबन के एक दूर-दराज़ इलाके से आते हैं, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि आप एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट होंगे। नहीं, नहीं, क्योंकि आप है नहीं जर्नलिस्ट, ठीक है? क्योंकि आप गरीबों की आवाज़ हैं, बिल्कुल। आप एक आम आदमी की आवाज़ हैं। कोई भी शख्स जम्मू में आपको फ़ोन करता है, आप पहुँच जाते हैं और आप उसके आगे माइक रख देते हैं और आप उसको साफ बात ये कहते हैं कि भई एक पार्लियामेंट्री तरीके से बात करो, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन आप माइक उस शख्स को भी देते हैं जिसके खिलाफ स्टोरी है, और मैं कई बार मैंने आपको ये भी तलकीन की है कि आप अगर किसी शख्स के खिलाफ भी स्टोरी कर रहे हैं तो उसका वर्शन लेना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। ये एथिक्स हैं जर्नलिज्म के। लेकिन अब देखिए बात ऐसे है, कुछ लोग यहाँ पे सरकार का प्रचार करते हैं, तो जब वो सरकार को इतना अच्छा पेश करते हैं तो सरकार भी उनको जो है ना इन रेसिप्रोकेट करती है। तो सरकार के पास तो बड़े फ्लैट्स होते हैं, बड़े प्लॉट्स होते हैं, और भी बड़े आपको मैं क्या क्या बताऊँ, बड़ा कुछ होता है देने के लिए, जिसको हम स्टेट लार्जेस्ट कहते हैं, जी, जी। ठीक है? ये फैसला आपने करना है कि आपने फाका कशी सेलेक्ट करनी है या आपने झोली चुक्की करनी है, ये फैसला आपने करना है। लेकिन जो जर्नलिस्ट जिनको ये नज़रें इनायत होती है, तो वो थोड़ा-सा फिर सरकार का ध्यान उनको रखना पड़ता है। बिल्कुल। ये देखिए ना, ये क्विड प्रो क्वो है। ऐसे मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी टाइट है, मुझे ज़्यादा नहीं आती अंग्रेज़ी। मैं गाँव से आया हुआ हूँ, कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है? इसे कहते हैं क्विड प्रो क्वो, कि भई आप मेरी पीठ ख़ारिज करो, मैं आपकी पीठ पे ख़ारिज करूँगा। तो इसलिए वो लोग, उन लोगों से आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में सवाल पूछना बड़ा लाज़मी है। बिल्कुल। तो लेकिन जब ये बड़ा कोड़ा सवाल है ना, मैं डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ। कितने दिनों से मैं कह रहा हूँ कविंदर जी आइए, किसी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बैठ के डिबेट करते हैं, ठीक है? तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता जिसे कहते हैं। आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक किसान, एक संविधान, एक निशान है। मैं कहता हूँ यहाँ 2 हैं, तो आओ ना मेरे साथ बहस करो ना। आपने 200 पॉलिटिशियंस बेदखल कर दिए, ठीक है? तो लेकिन ये जो 48 पॉलिटिशियन हैं, इनमें क्या स्पेशल है? अगर इनको खतरा है तो इनको सिक्योरिटी दीजिए। ये इस देश का कानून है। देखिए डैंग साहब, जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, सुब्रमण्यम स्वामी बहुत कद्दावर शख्सियत, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इकोनॉमिस्ट, और उन्होंने एंटी करप्शन प्लान के ऊपर बहुत काम किया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखें उनकी याचिकाएं करप्शन के खिलाफ, वो भी एमपी थे राज्यसभा के, और उनकी अलॉटमेंट हुई थी दिल्ली में लुटियंस में। जो ही उनकी टर्म एक्सपायर हुई, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। आप देख लीजिए, अपनी सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मैं जेड प्रोटेक्टी हूँ, तो मुझे यहीं पे रहने दिया जाए। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में रजिस्ट की उनकी याचिका, और कहा कि जनाब, जो भी इनका निवास स्थान है दिल्ली में, वहाँ पे हम इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, बट आफ्टर डिमिटिंग हिज पोजीशन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू ऑक्यूपाई दी गवर्नमेंट अकोमोडेशन इन लुटियंस, और उनको वकेट करना पड़ा। ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने जब चौधरी लाल सिंह जी की याचिका को अपोज किया, तो वही जजमेंट इस्तेमाल की। लेकिन व्हाट अबाउट कविंदर गुप्ता, व्हाट अबाउट हमारे भगत जी, ये जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, जिनका रूपनगर में आपको याद है मैंने कुल्ला दिखाया था, कनाल 1.5 कनाल पे कोई, ठीक? तो ये जो बाकी लोग हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? आप मुझे बताइए, क्या ये कानून से ऊपर हैं? तो मैं चाहूँगा कि ये जितने भी टावरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं, ये बताएं तो सही जम्मू की जनता को, क्या वजह है कि ये सरकारी बंगले नहीं छोड़ना चाहते? तो सर एक बात समझ में नहीं आती है, ये जो 48 लोग हैं मैक्सिमम इसमें भारतीय जनता पार्टी के हैं, रूलिंग पार्टी के नेता हैं, समझ में आता है, लेकिन उसमें कुछ बाकी पार्टीज़ के लोग भी हैं, वो क्या माजरा चल रहा है सारा? देखिए, मैंने आपको कहा ना, ये एक क्लब होता है, उस क्लब के ये सभी मेंबर होते हैं। हमें तो ऐसे लगता है। देखिए, आपने बड़ा सही, मैंने जो नाम आपको बताया ना, तभी मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम लिया।
तभी मैंने मुज़फ़्फ़र बेग साहब का नाम लिया था। इसमें सज्जाद गनी लोन साहब भी हैं, इसमें सरूरी साहब भी हैं, काफ़ी लोग हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बरसरे इक़्तिदार हैं। जो लोग जम्मू की बात करते हैं, जो जम्मू को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, जो जम्मू के साथ पिछले 70 सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है उसकी बात करते हैं। और मुझे सबसे बड़ा जो डैंग साहब जो अफसोस है, जिस संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक की मेहनत के बाद ये लोग पावर में आए, जहाँ पे डिसिप्लिन सिखाया जाता है, जहाँ पे असूल परस्ती सिखाई जाती है, और आपको मालूम होगा लोग जो पर्टिकुलरली जो प्रचारक हैं उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ गंवा दी, और ये कम से कम 80-90 साल की मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी पावर में आई। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही हैं, ठीक है, वो गैर कानूनी तौर पे कोठियों पे बैठेंगे तो हम बात नहीं करेंगे क्या? मैं बड़े अदब से बात कर रहा हूँ, और मैं उनसे भी ख़ास तौर पर जो यहाँ पे आरएसएस के जो हेड हैं और जो दिल्ली में भी बैठे हुए हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट देम। लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जब मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, असूल परस्ती की बात है, प्रोप्राइटरी की बात है, तो मैं यही चीज़ उनको बार बार याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि भाई अगर 200 लोगों के लिए कानून सख्ती से इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल। ये कौन सा स्पेशल कोटा आपने निकाला है 48 लोगों के लिए? मेरा बस इतना सवाल है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील जी, और साथ ही आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।